डब्ल्यूएचओ ने 3 वाइडली यूज्ड मेडिसिन को कार्सिनोजेनिक क्यों कहा? इमेजिन कीजिए एक मेडिसिन जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, दूसरी सीरियस फंगल इन्फेक्शन में काम आती है और तीसरी मेडिसिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब अगर हेडलाइन आए कि इन मेडिसिन को डब्ल्यूएचओ की कैंसर रिसर्च एजेंसी ने कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस में क्लासिफाई किया है, तो नेचुरली ही सवाल उठेगा कि क्या ये मेडिसिन कैंसर करती हैं? क्या इन्हें लेना बंद कर देना चाहिए? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा कंक्लूजन बिल्कुल मत निकालिए। आज हम समझेंगे 3 मेडिसिन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, वेरिकोनाजोल और टेक्रोलिमस, और साथ में समझेंगे आईएआरसी क्लासिफिकेशन, कैंसर रिस्क, फार्माकोविजिलेंस और यूपीएससी पर्सपेक्टिव। अब न्यूज क्या है उसके बारे में बात कर लें। तो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएआरसी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो डब्ल्यूएचओ की स्पेशलाइज्ड कैंसर रिसर्च एजेंसी है। आईएआरसी ने अपने मोनोग्राफ्स प्रोग्राम में मेडिसिन और दूसरे एक्सपोजर्स से रिलेटेड साइंटिफिक एविडेंस का इवैल्यूएशन किया, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो चर्चा में है। एक तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, जिसे HCTZ कहा जाता है, वेरिकोनाजोल, और तीसरी है टेक्रोलिमस। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखिए, आईएआरसी क्लासिफिकेशन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करती है, ये किसी इंडिविजुअल पेशेंट का एग्जैक्ट कैंसर रिस्क नहीं बताती। यानी सवाल है, क्या किसी एजेंट में कैंसर कॉज करने की क्षमता के पर्याप्त साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है? तो मेडिसिन नंबर 1 जो कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, उसके बारे में बात कर ले। तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HCTZ कहते हैं, ये एक थाइजाइड डायोरेटिक है और हाई ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है। अब साइंस एंगल समझिए इसका। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड में फोटोसेंसिटाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसका मतलब सनलाइट, पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रति स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर और क्यूमुलेटिव डोज के कंटेक्स्ट में स्टडीज ने विशेषकर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन और लिप कैंसर के साथ एसोसिएशन दिखाया है। इसलिए यहां एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन बनता है कि मेडिसिन और यूवी एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म यूज, ये सारे दे लीड्स टू इंक्रीज्ड बायोलॉजिकल कंसर्न। सो यूपीएससी के लिए इसे एनवायरमेंटल हेल्थ लिंकेज से भी जोड़ सकते हैं, और यूवी रेडिएशन, ऑक्यूपेशनल सन एक्सपोजर और पब्लिक हेल्थ और ड्रग सेफ्टी। अगर मेडिसिन 2 की बात करें, दैट इज वेरिकोनाजोल। दूसरी जो मेडिसिन है उसका क्या नाम है? वेरिकोनाजोल। ये कोई सामान्य एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक ट्रायाजोल एंटीफंगल ड्रग है, जिसका इस्तेमाल सीरियस फंगल इन्फेक्शंस में किया जाता है। पर्टिकुलरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा अधिक हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म वेरिकोनाजोल थेरेपी में फोटोटॉक्सिसिटी एक नॉन कंसर्न रही है, और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर को स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन से जोड़ा गया है। तो यहां भी साइंस का कनेक्शन सीधे सनलाइट से बन रहा है। एक तरफ ड्रग इंड्यूस्ड फोटोसेंसिटिविटी, दूसरी तरफ यूवी रेडिएशन और लंबे टाइम तक एक्सपोजर, इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन स्किन कार्सिनोजेनेसिस के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसलिए मेडिसिन को सिर्फ गुड या फिर बैड कहना साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। हमें डोज, ड्यूरेशन, एक्सपोजर और पेशेंट प्रोफाइल सब देखना पड़ता है। अब मेडिसिन नंबर 3 की बात कर लें, जिसका नाम टेक्रोलिमस है। तो ये एक पावरफुल इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग है। सपोज किसी पेशेंट का किडनी, लिवर या फिर दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो पेशेंट की इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को फॉरेन समझकर अटैक कर सकती है। सो इस रिजेक्शन को रोकने के लिए इम्यूनोसुप्रेसिव मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, और टेक्रोलेमस इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस करता है। लेकिन यही मैकेनिज्म एक बायोलॉजिकल ट्रेड ऑफ भी क्रिएट करता है। जब इम्यून सर्विलियंस लंबे टाइम तक सुप्रेस्ड रहती है, तो कुछ मैलिग्नेंसीज का रिस्क बढ़ जाता है, और टेक्रोलेमस के कंटेक्स्ट में लिम्फोमा और स्किन कैंसर काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सो इसे कहते हैं बेनिफिट रिस्क बैलेंस। एक तरफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को बचाना है, तो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स को मॉनिटर करना है। अब ग्रुप 1 का मतलब क्या है उसके बारे में बात कर लें। तो अगर कोई सब्सटेंस या फिर एक्सपोजर आईएआरसी ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्सपोज्ड व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा। ये बताता है कि कार्सिनोजेनिक हजार्ड के लिए पर्याप्त साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। इसलिए हजार्ड और रिस्क अलग कंसेप्ट है। अब सिंपल एग्जांपल से समझें। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कार्सिनोजेनिक हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति का एक्चुअल रिस्क उसका एक्सपोजर इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, प्रोटेक्शन और ससेप्टिबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। इसी तरह मेडिसिन के मामले में डोज, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, मेडिकल कंडीशन और अदर रिस्क फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं।
यही डिस्टिंक्शन यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत यूजफुल हो सकती है। सो हजार्ड आस्क्स कैन इट कॉज हार्म, जबकि रिस्क आस्क गिव दिस लेवल ऑफ एक्सपोजर, हार्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो आईएआरसी किसी एजेंट को कैसे इवेल्युएट करता है, अब थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से समझें। तो आईएआरसी साइंटिस्ट अलग अलग प्रकार के एविडेंस इवेल्युएट करते हैं। एक है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज इन ह्यूमंस, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और तीसरा है मैकेनिस्टिक एविडेंस। अब मैकेनिस्टिक स्टडीज ये समझने की कोशिश कर सकती हैं कि कोई एजेंट बायोलॉजिकल लेवल या फिर कैंसर डेवलपमेंट से कैसे जुड़ सकता है, जैसे डीएनए डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑल्टर्ड इम्यून सर्विलेंस या फिर फोटोटॉक्सिक मैकेनिज्म्स। इसके बाद इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एविडेंस की स्ट्रेंथ इवेल्युएट करता है और क्लासिफिकेशन तय की जाती है। यानी क्लासिफिकेशन किसी वायरल सोशल मीडिया पोस्ट या फिर एक आइसोलेटेड स्टडी के बेस पर नहीं बनती, इसका बेस सिस्टेमेटिक साइंटिफिक एविडेंस इवैल्यूएशन होता है। तो क्या पेशेंट मेडिसिन बंद कर दे? तो अब ये सबसे जरूरी पब्लिक हेल्थ मैसेज है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस मेडिसिन में से कोई मेडिसिन ले रहा है तो हेडलाइन देखकर मेडिसिन अपने आप बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन अपने आप स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और किडनी डैमेज का रिस्क जो है वो बना सकता है। सीरियस फंगल इन्फेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और ट्रांसप्लांट पेशेंट में इम्यूनोसुप्रेसेंट जो है वो अचानक रोकना ऑर्गन रिजेक्शन का खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए सही अप्रोच है डॉक्टर की कंसल्टेशन लें, इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट हो, मॉनिटरिंग हो और अगर जरूरत हो तो अल्टरनेटिव थेरेपी भी अपनाएं। सो मेडिकल डिसीजन हमेशा ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ ही होने चाहिए, अपने आप डिसाइड नहीं करना चाहिए। सो इंडिया के लिए क्या सीख है इसमें? यहाँ पे सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में ऐसी डेवलपमेंट्स फार्मेको विजिलेंस की इंपॉर्टेंस दिखाती है। फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया पीवीपीआई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और मेडिसिन सेफ्टी सिग्नल्स की मॉनिटरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और रेगुलेटरी इकोसिस्टम में सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिसी लेवल पर इंडिया को क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूजर्स की बेटर मॉनिटरिंग, डॉक्टर्स और पेशेंट के लिए अपडेटेड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, रैशनल प्रिस्क्राइबिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग और जहां अप्रोप्रिएट हो वहां सन प्रोटेक्शन काउंसलिंग जैसी स्ट्रेटजी जो है वो यूजफुल हो सकती हैं। सो साथ ही रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग और सेल्फ मेडिकेशन ड्रग सेफ्टी चैलेंजेस को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे 4 बातें याद रखनी है। पहला है आईएआरसी WHO की कैंसर रिसर्च एजेंसी है। दूसरा है कार्सिनोजेनिक हजार्ड और इंडिविजुअल कैंसर रिस्क एक ही चीज नहीं है। तीसरा, ड्रग सेफ्टी में फार्मेको विजिलेंस, एविडेंस बेस्ड रेगुलेशन और रेशनल ड्रग यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है, ये टॉपिक जीएस पेपर 2 हेल्थ गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और एथिक्स ऑफ रिस्क कम्युनिकेशन से जोड़ा जा सकता है। सो मेंस में एक अच्छी लाइन लिख सकते हो आप, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रिक्वायर्स बैलेंसिंग थेरेप्यूटिक बेनिफिट विद साइंटिफिकली असेस्ड लॉन्ग टर्म रिस्क। सो दोस्तों, इस न्यूज़ का मैसेज जो है वो मेडिसिन से डरना नहीं, बल्कि मेडिसिन को साइंटिफिकली समझना है। अवेयरनेस यस एंड पैनिक नो। सो सेल्फ मेडिकेशन नो एंड मेडिकल गाइडेंस यस। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो साइंस, एनवायरमेंट, हेल्थ और करंट अफेयर्स टॉपिक को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान तरीके से समझने के लिए काशिब एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस टॉपिक की फ्री इन्फोग्राफिक और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल काशिब एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए। सो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू।